इंडिया स्पीच के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष विशिष्ट। दिल्ली पुलिस ने बीते 3 अक्टूबर की रात न्यूज़ क्लिक वेबसाइट के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। 4 अक्टूबर की सुबह उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। न्यूज़ क्लिक पर विदेशी फंडिंग लेने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर सुबह न्यूज़ क्लिक से जुड़ी 30 से ज़्यादा लोकेशन पर छापेमारी की थी। पुलिस ने बताया कि 9 महिलाओं समेत 46 लोगों से पूछताछ की गई। इनमें पत्रकार उर्मिलेश ओनिंदो चक्रवर्ती, अभिसार शर्मा, प्रांजय गुहा के अलावा इतिहासकार सुहेल हाशमी भी शामिल हैं। करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद इन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस ने पत्रकारों से उनकी विदेश यात्रा, दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, किसान आंदोलन सहित विभिन्न मुद्दों से जुड़े 25 सवाल पूछे। पत्रकारों का आरोप है कि उनका मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पुलिस ने जब्त किए हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने छापेमारी की आलोचना की है। इंडिया अलायंस के कई घटकों ने भी इसकी आलोचना की है। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भुवनेश्वर में एक सभा में कहा कि देश में जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और कानून के मुताबिक काम करती हैं। एडिटर्स गिल्ड और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी इस छापेमारी का विरोध किया। असल में 5 अगस्त 2023 को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी। रिपोर्ट में बताया गया कि ब्रिटेन और अमेरिका में कुछ ग्रुप चीन के प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने में जुटे हैं। इन संगठनों की जांच की गई तो सामने आया कि इसकी फंडिंग एक अमेरिकन करोड़पति नेविल रॉय सिंघम कर रहे हैं। टाइम्स के मुताबिक नेविल रॉय सीधे तौर पर चीन के सरकार के निर्देशों पर काम नहीं करते, हालांकि वो उन संस्थाओं के साथ जुड़े हैं जो दुनिया में चीन की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बखान करती हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मानसून सत्र के दौरान 7 अगस्त को लोकसभा में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि न्यूज़ क्लिक को विदेशी फंडिंग से 38 करोड़ रुपए मिले थे, जिसे उसने कुछ पत्रकारों में बांट दिया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि कांग्रेस, चीन और विवादित न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ क्लिक एक ही गर्भनाल से जुड़े हैं। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में पड़ोसी सामान साफ देखा जा सकता है। चीन के प्रति उनका प्रेम नज़र आ रहा है। वे भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में सामने आया कि सिंघम के साथ अमेरिका में एक थिंक टैंक, मैनहट्टन की एक संस्था, दक्षिण अफ्रीका में एक राजनीतिक दल, भारत और ब्राज़ील में समाचार संगठन सहित कई ग्रुप जुड़े हैं। इनके पास अरबों डॉलर के साधन हैं। सिंघम शिकागो में सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी कंपनी थॉट्स वर्क्स चलाते हैं। इससे एक भारतीय न्यूज़ वेबसाइट भी जुड़ी है। 69 साल के सिंघम शंघाई में बैठते हैं। वहाँ उनका नेटवर्क यूट्यूब पर एक शो चलाता है। इसके लिए शंघाई का प्रोपेगेंडा विभाग भी कुछ पैसा देता है। सिंघम से जुड़ा कोई भी ग्रुप विदेशी एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरे देशों की ओर से जनमत को प्रभावित करने के अभियान चलाने वाले ग्रुपों का रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। इस रिपोर्ट के आधार पर बीती 17 अगस्त को आईपीसी की धारा 153A के साथ साथ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के कई धाराओं में न्यूज़ क्लिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसके बाद वेबसाइट के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इन आरोपों का न्यूज़ क्लिक ने खंडन किया था। 9 फरवरी 2021 को न्यूज़ क्लिक के संस्थापक और एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ के घर पर छापा मारा था। ईडी के सूत्रों के अनुसार न्यूज़ क्लिक को एक अमेरिकी कंपनी से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए मिले थे। आगे की जांच में पता चला कि अमेरिका स्थित एक अन्य कंपनी ने न्यूज़ क्लिक को 20 करोड़ रुपए दिए और इसे एक्सपोर्ट रेमिटेंस के रूप में बताया गया था। यह फंड इसलिए ट्रांसफ़र किया गया था क्योंकि न्यूज़ क्लिक ने पीपल्स डिस्पैच नामक पोर्टल पर कंटेंट अपलोड किया था। जुलाई 2021 में ईडी ने बताया था कि न्यूज़ क्लिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच से पता चला है कि इसके प्रमोटरों को करीब 38 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। इस फंडिंग के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े होने का संदेह बढ़ता जा रहा था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने इन तथ्यों को भरपूर खंगालने के बाद सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। एजेंसी के अनुसार प्रिंट मीडिया और न्यूज़ चैनलों से जुड़े रहे इन आरोपी पत्रकारों के समूह ने सुनियोजित तरीके से एक अदृश्य मकड़ जाल बुना था, जिसमें लक्षित राज्यों और सैन्य असैनिक प्रतिष्ठानों में सेवारत पूर्व परिचित सहयोगियों और क्षेत्रीय पत्रकारों को अपने नेटवर्क में कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराकर सहेजना शुरू किया था। यह नेटवर्क सन 2009 से बनाया जा रहा था और यह भरपूर प्रयास किया गया कि दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और एडिटर्स गिल्ड जैसे सम्मानित संगठनों में उनके द्वारा समर्थित सदस्यों को प्रमुख पदों पर कब्जा रहे। पूर्व केंद्रीय सरकार के पतन के बाद हताशा एक राष्ट्रीय पार्टी ने
अपने जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फीडबैक, काउंटर प्रमोशन और अनुकूल आंकड़ों का दुरुपयोग कर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को समर्थन देने के लिए इस समूह के साथ पर्दे के पीछे कॉन्ट्रैक्ट किया था। इन सारी गतिविधियों को चीन ने प्रोत्साहित तो किया ही, वहीं पैसे से भी इनकी मदद की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महानगरीय संस्कृति में समाहित इन पत्रकारों की जीवन शैली, आवासीय सुविधाएं और आवागमन जैसी सुविधाएं विलासिता की सीमा लांघकर आगे झांकने की तत्परता में देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने में स्वतः कूदने के लिए तैयार हुए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि देशी पत्रकार सड़कों पर बाइट्स लेने के लिए जिन नेताओं और अधिकारियों को मक्खन लगा रहे हैं, वे तो खुद उनकी मुट्ठी में बंद हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि विभिन्न मुद्दों पर मुखर अभिव्यक्ति करने वाले अखबारों व मीडिया संस्थानों को सरकारी एजेंसियों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। सवाल मीडिया कर्मियों के घरों पर पुलिस की छापेमारी के तौर तरीके व आतंकवादी विरोधी कानून UAPA के तहत केस दर्ज करने पर भी उठाए जा रहे हैं। अचरज यह है कि न्यूज़ क्लिक पर कार्रवाई होने पर मीडिया की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की दुहाई वे लोग दे रहे हैं जिन्होंने 14 पत्रकारों के नाम की लिस्ट निकालकर उन पर प्रतिबंध लगाया। दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में सम्मिलित हुए पत्रकारों को लॉबिंग गुट के दबाव में बयान देने से पहले इस मामले पर भी टिप्पणी करनी चाहिए थी। यह सच है कि पिछले कुछ दशकों में देश के कुछ पत्रकारों ने अकूत संपत्ति जुटाई है। फार्म हाउस, महंगी गाड़ियाँ और कुछ की संपत्ति विदेशों में भी है। क्यों ना देश के सभी बड़े नामचीन पत्रकारों की आय और संपत्ति की जांच हो, ताकि पत्रकारिता के नाम पर दलाली कर रहे लोग एक्सपोज हों। जांच एजेंसियां इस दिशा में काम कर रही हैं। हो सकता है आने वाले समय में कुछ और चेहरे भी सामने आएँ जो पत्रकारिता की आड़ में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।